गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे और मैंने आप लोगों को उस दिन परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का मतलब समझाया था। जब इसके पहले की वीडियो आप देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि परम्यूटेशन में और कॉम्बिनेशन में क्या फ़र्क होता है। अब उसके ऊपर ज़्यादा हमें नहीं बोलना है। ये बात आप समझ लें कि परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है और कॉम्बिनेशन का मतलब जो है वो सिलेक्शन होता है। अगर हमारे पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को निकाला जाए और उनके डिफरेंट अरेंजमेंट या डिफरेंट परम्यूटेशन बनाए जाएं तो उनके लिए सिंबल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो NPR होता है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि इसमें जो r ऑब्जेक्ट्स ली जाती हैं इसमें रिपीटेशन जो है वो अलाउ नहीं होता, यानी जो एक बार n ऑब्जेक्ट्स में से ऑब्जेक्ट्स ले ली जाएंगी वो दोबारा रिपीट नहीं करेंगी। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? तो NPR सिंबल होगा और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n-r है। जब आप पिछला वीडियो देखिएगा तो चीज़ें बहुत सी क्लियर हो जाएंगी। अब उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, लेकिन कुछ बातें मैंने आपको उस दिन बताई थी जिस चीज़ का रिवीजन ज़रूरी है, ज़रा सा उसके ऊपर फिर से रोशनी जो है वो डाल दी जाएगी। आप एक एग्जाम्पल देखें, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 2 है। देखता हूं मैं कहां तक जा पाता हूं आज। इसको मैंने ये यहां के पर ये अंडरलाइन कर दिया है। इसमें आप एक प्रॉब्लम को देखें और प्रॉब्लम्स के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। कहता है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड। देखिए ये यहाँ के ऊपर क्वेश्चन है या इसको एग्जाम्पल जो भी समझे आप। कहता है हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स how many 3 letter words from the 26 letters from the 26 letters of alphabet are possible no duplication of letters is permitted। देखिए ये मैंने एग्जाम्पल लिख दी है और मैंने लैंग्वेज आपको देख ली है। कह रहा है कि हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स। ये कह रहा है हाउ मेनी, ये देखिए ये 3 कहा है और लेटर वर्ड्स कहा है। फ्रॉम द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर पॉसिबल। देखिए बात को आप ये समझ लें कि हमारे पास में जो टोटल लेटर्स हैं यहाँ के पर जो हमारे पास में यहाँ के पर ये टोटल लेटर्स हैं बराबर यहाँ के पर ये 26 हैं और इसके बाद में 3 लेटर वर्ड 3 लेटर्स का वर्ड हम लोगों को बनाना है। तो कहता है कि हाउ मेनी लेटर्स आर पॉसिबल, हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द 26 लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट आर पॉसिबल। आप समझिएगा कि 26 हमारे पास में टोटल अल्फ़ाबेट हैं और 3 अल्फ़ाबेट का जो है वो वर्ड बनना है। कितने टोटल वर्ड्स जो है वो पॉसिबल होंगे। कहने का मतलब क्या होगा, देखिए इसमें कई बातें हैं जो आप कंसेप्ट के थ्रू पे समझ लें कि अगर हमारे पास में टोटल 26 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से कोई 3 निकाल ली जाए तो उनके जो डिफरेंट अरेंजमेंट होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए 26 और P3 का इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो फार्मूला होगा आप देख लें कि फैक्टोरियल 26 होगा और अपॉन
यहाँ से आ जाएगा 26 माइनस के 3 बराबर यहाँ के पर 26 होगा, और 26 में से 30 गया, यहाँ के पर ये बच जाएगा यहाँ के पर 23 बचेगा, यहाँ के पर बच जाएगा 23। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 26 और यहाँ के पर ये P3 बराबर, मैंने उस दिन आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता दिया था कि जब आप इस फैक्टोरियल से 26 निकालेंगे तो अंदर 25 बचेगा, यानी 26 माइनस 1, और उसके बाद में फिर ये 24 बचेगा, और यहाँ के पर ये फैक्टोरियल 23 आ जाएगा, और अपॉन फैक्टोरियल यहाँ के पर 23। हम लोगों ने इसमें 26 निकाला, 25 निकाला, 24 निकाला और 23 को अंदर रह दिया, तो ये कट जाएगा। आप देख लें इस चीज़ को, तो 26 यहाँ के पर ये जो P3 है, ये एक वैल्यू 26 हो जाएगी, एक वैल्यू 25 हो जाएगी, और यहाँ से आ जाएगा 24। अब इसका जो भी रिजल्ट आए, इनको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो यहाँ के पर आएगा 15,600। क्या आएगा? यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए सुन लीजिए, यहाँ के पर ये आ जाएगा 15,000 और यहाँ के पर ये 600, यानी जो टोटल वर्ड्स बनेंगे 3 लेटर वाले, 3 अल्फ़ाबेट वाले, उनकी जो संख्या होगी वो 15,600 होगी। बहुत आराम से बातों को आप समझ लीजिए, देखिए मैंने निकाल दिया। हमारे पास में टोटल 26 अल्फ़ाबेट थे, उसमें से हमने 3 ले लिए, और डुप्लीकेशन इज़ नॉट परमिटेड, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं था। तो पूरी यही डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हम r ऑब्जेक्ट्स को ले लें, तो जो r ऑब्जेक्ट्स ली जा रही हैं उसमें रिपीटेशन नहीं होगा। ये r कहाँ से ली गई? n में से ली गई। कितनी ली गई? r ली गई। इस r में रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा, तो जो सिंबल होगा वो NPR होगा, और फार्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होगा। यहाँ तक बात पहुँची है, देखिए समझ लीजिए। देखिए एक तरीका तो यहाँ के ऊपर ये होगा, दूसरा तरीका बच्चों यहाँ के ऊपर ये होगा कि अगर हमारे पास में 26 टोटल लेटर हैं और 26 में 3 अल्फ़ाबेट का हम कोई वर्ड बनाना चाह रहे हैं, तो ये देखिए 1, 2 और यहाँ पर 3 ले लिया। तो इसका मतलब ये कि इस पहले स्पेस को, इस पहली प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में टोटल 26 चॉइसेस होंगी। आप बात समझ रहे हैं? ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से भी सवाल हो सकता है कि पहली प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास में टोटल 26 चॉइसेस होंगी, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। एक कम हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो नहीं सकता, जो यहाँ पर ले लिया गया दोबारा यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। तो दूसरी प्लेस के लिए 25 चॉइसेस होंगी और तीसरी के लिए फिर हमारे पास में हो जाएंगी 24। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने आप लोगों को उस दिन पढ़ाया था। टोटल जो वर्ड्स होंगे यहाँ पर भी देखिए 26 इंटू यहाँ के पर 25 और इंटू यहाँ के पर ये 24 होंगे। पॉइंट को समझिए। देखिए अगर हम 26 पी, देखिए वो तो आंसर तो हो गया, हमने सवाल तो पूरा समझा दिया आपको। अब हम दूसरी चीज़ समझा रहे हैं कि अगर हमारे पास में 26 P3 लिखा हुआ है तो 26 आएगा, 25 आएगा और 24 आएगा। और अगर हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे तो 26 आएगा, 25 आएगा और 26 आएगा, सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात यहाँ के ऊपर आप समझ लें, देखिए दोनों केसेस में आप समझें कि अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर 26 P3 लिखा हुआ है तो 1, 2 और 3 टर्म, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 26 P3 कैसे लिखा जाएगा, बराबर ही देखिए यहाँ के ऊपर 26 लिखा जाएगा, और दूसरा जो 25 है ये 26 माइनस 1 लिखा जाएगा, और तीसरा जो 26 ये है ये लिखा जाएगा 26 और माइनस का यहाँ के ऊपर ये 2 पॉइंट आप समझ लें। देखिए ये 26 है, ये 26 P3 को लिखने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपसे। ये 26 आएगा, इसके बाद में ये जो 25 है ये 26 माइनस 1 हो जाएगा, और ये जो 24 है ये आ जाएगा 26 माइनस 2, और इसमें टोटल 3 फैक्टर होंगे। ये 3 है ना, तो एक फैक्टर यहाँ के ऊपर ये होगा, दूसरा फैक्टर हमारे पास में ये होगा, और तीसरा फैक्टर यहाँ के ऊपर ये होगा। पॉइंट को समझिएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ के ऊपर ये n ले लें और यहाँ के ऊपर ये p ले लें और यहाँ के ऊपर r ले लें,
तो जिस तरीके से 26P3 पर 26 आया है, उसी तरीके से यहाँ के पर ये देखिए n आएगा। इसके बाद में 26 - 1, इसका मतलब ये हो जाएगा कि n - 1। फिर उसके बाद में 26 - 2 और ये आ जाएगा यहाँ के पर n - 2। देखिए अगर 26P3 था तो 1, 2 और 3 फैक्टर हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसमें जो होंगे, अगर यहाँ पर r है तो ये लिखा जाएगा यहाँ के ये अप टू r फैक्टर्स। ये हमने परसों भी आपको बताया है, लेकिन मैं थोड़ा टिपिकल मामला है तो इसको मैं फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ कि अप टू यहाँ के ऊपर r फैक्टर्स। अगर ये 3 था तो 1, 2 और यहाँ के ऊपर 3, और नेचर क्या हुआ 26, 26 - 1 और 26 - 2। इसका मतलब ये हो जाएगा, सारे बच्चे देखेंगे कि अगर हम यहाँ के ऊपर NPR लें तो देखिए ये n आएगा, और ये जो दूसरा n - 1 है ये देखिए ये सेकेंड वाला है तो ये वैल्यू आ जाएगी n - 2 माइनस और यहाँ के ऊपर 1। सब बच्चे समझ लें, ये n लिखा गया और ये जो n - 1 है ये लिख दिया गया n - 2 - 1। इसके बाद में जो हमारे पास में ये 3 है तो ये देखिए ये जो थर्ड फैक्टर है ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर n माइनस, यहाँ के ऊपर ये 3 माइनस और यहाँ के ऊपर, पॉइंट को समझते जाइएगा। और इस तरीके से अगर इसमें r फैक्टर होंगे तो जो लास्ट फैक्टर होगा वो rth फैक्टर होगा। तो अगर यहाँ पर पॉइंट आप समझ लें कि अगर इसमें टोटल हमारे पास में r फैक्टर्स हैं, क्या हैं अप टू r फैक्टर, तो ये rth फैक्टर होगा, ये लास्ट वाला क्या होगा rth होगा। जिस तरीके से यहाँ पर 3 था तो ये थर्ड फैक्टर था। अगर r फैक्टर हैं तो ये rth फैक्टर होगा। और अगर तीसरा 1, 2, 3 n - 3 - 1, ये देखिए दूसरा है n - 2 - 1, तो rth क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा n माइनस और यहाँ के पर r माइनस यहाँ के पर 1। ये स्टेप हुआ, पॉइंट समझ में आया। इसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी, देखिए यहाँ के पर ये आ जाएगा NPR बराबर n, और देख लें इस चीज़ को, ये n - 1, ये फिर मैंने वैसे ही कर दिया, n माइनस के यहाँ के पर ये 2 कर दिया और यहाँ के पर कर दिया n - r और यहाँ के पर ये +1। ये पॉइंट आप समझ लें, ये सिचुएशन आई। इसके बाद में अगर हम r की जगह पर n रख दें, इस r की जगह पर हम n रख दें तो वैल्यू आ जाएगी NPN बराबर ये आ जाएगा n - 1, फिर आ जाएगा n - 2 और ये देखिए n - n + 1, तो ये सिर्फ 1 बचेगा। इस r की जगह पर n रख दिया गया, n कैंसिल हो जाएगा। बात को आप समझे। इसके बाद में ये देखिए 1 आ गया। अब आप सुनिए, इसके बाद में फिर हमने यहाँ के पर इक्वल का निशान लगाया और ये NPN लिखा है बच्चों। अगर हम n - 2 इसको पढ़ें, आप देख रहे हैं, अगर हम इसको n - 2 पढ़ें तो जब हम इससे इस फैक्टर पर आएंगे तो 1 ज़्यादा हो जाएगा। n - 2 से हम n - 1 पर आए तो 1 ज़्यादा हो गया, ठीक है, नहीं समझ में आ रही है। और अगर हम n - 1 से n पर आ गए तो ये 1 ज़्यादा हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि इस पूरी सीरीज का नेचर ये है कि जब हम ऐसे लेफ्ट बढ़ रहे हैं तो 1 का डिफरेंस जो है वो हो रहा है, लेकिन ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये n आएगा, यहाँ के पर n - 1 आएगा, n के 2 आएगा, और इस तरीके से अगर लास्ट में यहाँ पर 1 लिखा है बच्चों तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ के पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ के पर ये 4 हो जाएगा। इस तरीके से चलता चलाएगा। ये बात आपके लोगों की समझ में आ गई कि अगर हम n - 2 से n - 1 पर आएंगे तो n - 2 से ये 1 ज़्यादा हो जाएगा। देख लीजिए n - 2 में अगर हम 1 जोड़ दें तो ये आ जाएगा n - 1, यानी ये मिल जाएगा। अगर इस n - 1 में 1 और जोड़ दें n - 1 + 1 तो बराबर ये देखिए हमको n मिल जाएगा। तो नेचर क्या हुआ, जब हम इधर जाएंगे तो 1 के बाद में जब 1 ज़्यादा होगा तो 2 हो जाएगा, इसमें 1 और ज़्यादा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर 3 में 1 और ज़्यादा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। बच्चों रिजल्ट क्या निकल कर आया, रिजल्ट ये निकल कर आया कि ये जो NPN है, ये देख रहे हैं आप, इसमें अगर आप NPR वाला फार्मूला लगाइएगा तो फैक्टोरियल n हो जाएगा और फैक्टोरियल n - n हो जाएगा। ये देखिए NPR n में हम लोगों ने NPR वाला फार्मूला लगा दिया तो ये रिजल्ट मिला। और राइट में क्या मिला हमें, राइट में हमको यहाँ के पर मिला n - 1 n - 2 बच्चों, और ये मिला 4 3 2 और यहाँ के पर 1। इसका मतलब ये है
ये सब हमने आप लोगों को पिछले लेक्चर में करा दिया है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सिर्फ यहाँ के पर फैक्टोरियल n बचेगा, क्योंकि फैक्टोरियल 0 1 होता है, और बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, चाहे इसको ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 पलट के लिख दिया, तो चाहे हम 2 × 4 लिखें, चाहे 4 × 2 लिखें, 1 × 3 × 4, और उसके बाद में जब हम लोग जाएंगे तो लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में ये n हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू यहाँ के ऊपर ये देखिए n, ये किसके बराबर हो जाएगा, फैक्टोरियल n के बराबर हो जाएगा। ये हमने परसों भी आप लोगों को बातें बता दी थी और आज भी मैंने आपको बता दी कि जब भी कहीं के ऊपर इस तरीके की सिचुएशन होगी तो इसका मतलब ये कि 3 फैक्टर होंगे, पहला ये होगा, दूसरा इससे कम होगा, और तीसरा जो है वो पीछे वाले से एक और यहाँ के ऊपर कम हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बात समझाई। जब भी आप लोग इस तरीके की सिचुएशन को लगाइएगा, जब भी NPR का फार्मूला लगाइएगा, तो ये याद रखिएगा कि रिपीटेशन विल नॉट बी अलाउड, तभी इस फार्मूले को हम लगाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मैंने आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन बताया था और एडिशन बताया था। ये परसों पिछले वाले लेक्चर में आप बहुत कायदे से इस बात को समझ लीजिएगा कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। अब हम और आगे बढ़े, पहले हम इसको यहाँ के बरब कर दें और फिर हम इसको आगे बढ़ाएं। देखिए कह रहा है हाउ मेनी, अब आप क्वेश्चन करते जाइए। देखिए मैंने आपको तरीका बता दिया। वैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी काफ़ी टफ चैप्टर होता है, लेकिन जिस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। देखिए अगली प्रॉब्लम यहाँ के ऊपर देखिए, प्रॉब्लम्स के थ्रू आगे बढ़ेंगे। कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट होल नंबर how many 3 digit whole numbers can be formed, numbers हैं ये, यहाँ के पर लिखा हुआ है, यहाँ के पर can be formed। how many 3 digit numbers can be formed if 0 is not acceptable, if 0 is not acceptable on unit place। on unit place, if 0 is not acceptable digit, acceptable on 100 place, on 100 place, and repetition is not allowed, and repetition is not allowed। अब देखिए क्वेश्चन लिखने में जो भी टाइम वेस्ट हो रहा है वो तो खैर हो नहीं है, लिखा ही जाएगा, लेकिन हम आपको सवाल बहुत आसानी से बता देंगे। बड़े बड़े सवालों को आप इसी तरीके से हैंडल करिएगा कि या तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से लग जाएगा और या फिर वो परम्यूटेशन के फार्मूले से लग जाएगा। देखिए कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट होल नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड। देखिए सिचुएशन आप यहाँ के ऊपर समझ लें कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये 3 डिजिट का होल नंबर लिखना है, यानी हमारे पास में क्या लिखना है, 1 2 और यहाँ के ऊपर ये 3 डिजिट का होल नंबर यहाँ के ऊपर लिखना है, जिसमें यहाँ के ऊपर ये यूनिट प्लेस है और ये 10 है और ये 100 है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिट प्लेस है, ये 10 है और यहाँ के ऊपर ये 100 है। अब कोई भी जो 3 डिजिट की हो, चाहे वो 10 डिजिट की हो, कहाँ से फ्रेम होगी, हमेशा याद रखिएगा
कि अगर नहीं दिया हुआ है तो सेट ऑफ होल नंबर से, तो याद रखिएगा यहां के ऊपर सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं बराबर, यहां के ऊपर यह आता है 0 1 2 3 और इसके बाद में यहां के ऊपर 4 5 6 7 8 और उसके बाद में यहां के ऊपर 9, यानी जो भी डिजिट बनाई जाएगी वो होल नंबर के सेट से ही बनाई जाएगी। तो ये आ गया, ये सेट ऑफ यहाँ के ऊपर होल नंबर है। और देखिए 3 डिजिट का नंबर हम लोगों को यहाँ के ऊपर बनाना है और उसने कहा है कि 0 यहाँ के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये भी पॉइंट आप समझ लें कि यहाँ के ऊपर 0 जो है, ये 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल, 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हमारे पास में ये 10 डिजिट हैं, टोटल कितनी हैं, टोटल हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये हैं, यहाँ के ऊपर ये 10, पॉइंट आप समझ लें कायदे से, गिन लीजिएगा ये 10 हैं। अगर यहाँ पर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है तो हम यहाँ के ऊपर हमारे पास में जो चॉइसेस होंगी सिर्फ 9 होंगी बच्चों, यहाँ के ऊपर 9 चॉइसेस होंगी। और देखिए अभी डिजिट कंप्लीट नहीं हुई है, यही बात मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताई है कि साइमल्टेनियस इस प्लेस को भी फिल करना पड़ेगा और साइमल्टेनियस इस प्लेस को भी हमें फिल करना पड़ेगा। इसी को कहा जाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। इसका मतलब ये कि यहां के लिए हमारे पास जो चॉइसेस होंगी वो कितनी होंगी बच्चों, सिर्फ यहां के ऊपर जो हमारे पास में चॉइसेस होंगी वो सिर्फ 9 होंगी, क्योंकि 0 तो ले नहीं सकते। और आगे बढ़िए, अब यहां के ऊपर जो होगा सिचुएशन होगी हमारे पास में, देखिए एक डिजिट यहां के ऊपर आ गई, वो डिजिट अब यहां पे आ नहीं सकती और यहां पर 0 आ सकता है, यहां के ऊपर 0 जो है वो आ सकता है। आप देख लें इस चीज को, उसने यहां के ऊपर कहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट, देखिए इसमें सिचुएशन समझ लीजिए, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास में यहां के ऊपर हमारे पास इस प्लेस को भरने के लिए सिर्फ 9 चॉइसेस होंगी, एक कोई डिजिट इसके अंदर जो है वो कम हो गई, एक कम हो गई, तो इसका मतलब हमारे पास में 9 बची, यहां पे 0 आ सकता है। तो इस पॉइंट को या इस प्लेस को भरने के लिए भी हमारे पास में 9 चॉइसेस होंगी। देखिए 2 डिजिट कम हो गई, आप ये बात समझ लीजिए, 2 डिजिट कम हो गई। इसका मतलब ये है कि इस को भरने के लिए हमारे पास में सिर्फ 8 चॉइसेस होंगी। ये मैंने बहुत आराम से आपको यहाँ के ऊपर बता दिया कि अगर हम 3 डिजिट का कोई नंबर बना रहे हैं और अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है और 0 ये यूनिट, ये 10 और ये 100 प्लेस है, यहाँ पर 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो टोटल 10 में यहाँ के लिए हमारे पास में 9 चॉइसेस होंगी। एक कोई भी नंबर जब यहाँ के ऊपर फिल हो जाएगा तो 0 यहाँ पर आ सकता है, तो फिर हमारे पास में एक नंबर कम हो जाने के बाद में 9 चॉइसेस होंगी। अभी देखिए 2 नंबर कम हो गए, इसके बाद में सिर्फ हमारे पास में 8 चॉइसेस होंगी। तो अकॉर्डिंग, अब ये काम कंप्लीट हो गया। साइमल्टेनियसली इन तीनों प्लेसेस को भरने के बाद टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स जो है वो 9 इंटू 9 और इंटू 8 बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा इंटू 8 और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर हमारे पास में 648 टोटल 3 डिजिट वाले जो नंबर बनेंगे। देखिए एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि अगर कंडीशन ये हो जाए कि इफ रिपीटेशन इज अलाउड, अब ये भी बात आप समझ लें, इफ रिपीटेशन इज अलाउड, पहला वाला केस क्या था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं था और 3 डिजिट की नंबर, अब रिपीटेशन जो है वो अलाउड है। देखिए फिर वही बात आई कि इस प्लेस के ऊपर जो 100 प्लेस है इस पे 0 आ नहीं सकता, तो इसके लिए तो हमारे पास में 9 हो गया। टोटल डिजिट जो है वो हमारे पास में 10 हैं, तो जो डिजिट यहां पर आ चुकी है वो डिजिट यहां पर आ सकती है, क्योंकि उसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। ये अगला पॉइंट बता रहा हूं मैं आपसे कि अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ये सिचुएशन होगी, और अगर रिपीटेशन अलाउड है तो यहां पर 0 नहीं लिया जाएगा, तो 10 में से 1 कम हो गया 9, लेकिन यहां पर 0 भी आ सकता है
और वो डिजिट भी आ सकती है जो यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ के पर भी 10 चॉइसेस होंगी और यहाँ पर भी 10 चॉइसेस होंगी। इस केस में जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट, 3 डिजिट से बनने वाले जो नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, 9 इंटू 10 इंटू यहाँ के पर ये 10 होंगे। ये दूसरा केस होगा कि टोटल नंबर ऑफ द नंबर्स ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, 10 9 90 और दाम यहाँ के बरे, ये रिजल्ट आ जाएगा 900। दोनों में क्या फ़र्क हुआ कि पहले में आंसर जब रिपीटेशन अलाउड था, नहीं अलाउड था तो 648, और जब रिपीटेशन अलाउड हुआ तो ये हो गया 900। ये मैंने आपको बहुत आराम से बातें बता दी, चीज़ें आप देखेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आएंगी। इसके बाद में फिर आगे बढ़िए। देखिए एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं प्रॉपर्टी को खाली आपको सुना रहा हूं और समझा रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको इसके ऊपर सवाल लगाऊंगा। मैं चीज़ें बताता जा रहा हूं और आप लेक्चर को कंटिन्यू सुनते जाइए और सवाल उसके ऊपर इसी तरह लगाते जाइए। देखिए इसकी जो लैंग्वेज है वो तो ये है, लेकिन मैं इसको आपको समझा दे रहा हूं कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम when the things are not all different। कहने का क्या मतलब हो गया कि उन वस्तुओं का या उन चीज़ों का परम्यूटेशन मालूम करना जो सब एक तरीके की नहीं है, कुछ अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास में टोटल, आप लोग और कीजिएगा कि अगर हमारे पास में यहाँ के पर ये टोटल ऑब्जेक्ट्स बराबर यहाँ के ऊपर n है। अभी हम सवाल भी आपको लगा के दिखाएंगे हमारे पास में। अब देखिए अब आप सवाल लगाने जा रहे हैं, अगर इस तरीके की सिचुएशन कहीं पर डेवलप होती है तो सवाल को हैंडल करने का तरीका ये होगा कि अगर आपके पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और इन टोटल n ऑब्जेक्ट्स में जो p हैं ऑफ वन काइंड, यानी P जो है वो एक तरीके की है, काइंड लिखा हुआ है। जैसे हमारे पास में बहुत से फूल हैं तो ये तो फूल हो गए, लेकिन उसमें कुछ गेंदे के हैं, कुछ गुलाब के हैं, कुछ चमेली के हैं। तो वही सिचुएशन आ रही है कि अगर हमारे पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं और n ऑब्जेक्ट्स में जो P हैं ऑफ वन फर्स्ट काइंड और जो Q हैं ऑफ सेकेंड काइंड और R जो हैं ऑफ थर्ड काइंड। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी बता दी कि अगर हमारे पास में मान लीजिए 50 फूल हैं तो उन 50 फूलों में मान लीजिए कि 5 जो हैं वो चमेली के हैं, 25 जो हैं वो पता लगा गुलाब के हैं, तीसरा और पता लगा कि कोई प्रकार है या कोई काइंड है वो उसकी गिनती कुछ और है। एंड रेस्ट आर डिफरेंट, एंड रेस्ट आर डिफरेंट। आप देख लीजिए ये आर्टिकल है। आर्टिकल क्या है कि अगर हमारे पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, P एक तरीके की ऑब्जेक्ट्स हैं, Q दूसरे तरीके की हैं, R तीसरे तरीके की हैं, और जो बची हुई हैं रेस्ट आर वो अलग अलग तरीके की हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन अगर कहीं पर है देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन, इस तरीके का अगर केस कहीं के ऊपर आता है तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस अगर x मान ली जाए तो फैक्टोरियल n बच्चों ऊपर आ जाएगा, फैक्टोरियल p ये हो जाएगा और q ये हो जाएगा और r ये हो जाएगा। ये जो रेस्ट आर डिफरेंट है इनको छोड़ दिया जाता है। इसमें टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस निकालने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो ये करेंगे। अब इस पर आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिए। कहता है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स। देखिए ये मैं आपके ऊपर इसके ऊपर मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ या क्वेश्चन कोई भी कहता है हाउ मेनी। अब सारे सवाल इस तरीके के आप लगा लीजिएगा। हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वर्ड्स
can be formed with the letters the letters of word Allahabad. देखिए अब ये सिचुएशन है। इस तरीके का कोई भी सवाल आएगा, ये अभी हम एक दो सवाल आपको एग्जाम्पल करके और दिखाएंगे। तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये देखिए n बराबर यहाँ के ऊपर 9 आ गया। अब इसके बाद में सबसे पहले आपने देखा कि ए और ए, इसका मतलब ये है कि P बराबर यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 4 A's हो जाएगा। ये देखिए 4 A है तो इसको हम लोग P कहेंगे। क्या कहा गया कि टोटल अगर हमारे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं तो इसमें P एक तरीके की यानी A हो गया। इसके बाद में फिर हमने यहाँ के ऊपर ये देखिए Q लिया, फिर हमने देखा L, इसका मतलब ये है कि 2L हो गई। ये देखिए ये 2L हो गया। और कुछ है, इसके बाद में A हो गया, A हो गया, A हो गया, A हो गया, L हो गया, L हो गया, और रेस्ट आर डिफरेंट। रेस्ट आर डिफरेंट का मतलब ये है कि ये H लिखा हुआ है, ये B लिखा हुआ है और ये D लिखा है, ये रेस्ट आर डिफरेंट में आएगा। इनको इसमें नहीं लिया जाएगा, ये रेस्ट आर डिफरेंट में आएगा। तो इसमें हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड, बच्चों इस तरीके से सवालों को लगाओगे कि टोटल नंबर ऑफ जो वर्ड्स बनेंगे बराबर बनेंगे फैक्टोरियल 9 ऊपर होगा और फैक्टोरियल 4 नीचे होगा और फैक्टोरियल 2 नीचे ये होगा। अब इसको आप लोग जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा और आंसर जो है वो इसका निकाल लीजिएगा। करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। ये 9 होगा, ये 8 होगा, 7 और इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये 6 और इंटू यहाँ के ऊपर ये 5, ठीक है, और इंटू ये फैक्टोरियल 4 होगा। ये फैक्टोरियल 4 नीचे वाला और ये 2 इंटू यहाँ के ऊपर 1। देखिए इसको हम लोगों ने 9 8 7 6 5 और ये फैक्टोरियल 4 कर दिया, ये ऐसे ही रखा और इसको 2 इंटू 1 कर दिया। तो ये यहाँ के ऊपर कट जाएगा। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करिएगा तो जो रिजल्ट आएगा उतने ही टोटल नंबर ऑफ यहाँ के ऊपर वर्ड्स बनेंगे। ये मैंने आपको आर्टिकल भी यहाँ पर बता दी और पूरा आपको क्लैरिफिकेशन दे दिया है। इसके ऊपर कोई भी सवाल आएगा तो आप आराम से इसको जो है वो हैंडल करेंगे। देखिए फिर देखिए सवाल आगे और बढ़िए। जैसे हमारे पास में यहाँ के ऊपर सवाल दिया हुआ है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के ऊपर, फिर आप देखें, कह रहा है कि इन हाउ मेनी different ways how many different ways can 17 billiard balls can 17 billiard balls can be arranged can be यहाँ के बाद arranged if 7 of them are black, 6 red and 4 white। ये आ गया। देखिए इस तरीके के सवालों को अब आप बहुत से देखिएगा, मैं कितनी लगा दूंगा आप खुद ही देख लीजिएगा कि इस तरीके की सिचुएशन को कि जिसमें हमारे पास में टोटल n ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें P एक तरीके की हों, Q एक तरीके की हों और आगे की एक तरीके की हों, रेस्ट आर डिफरेंट हो, मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ के ऊपर n की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 17, क्योंकि हमारे पास टोटल बॉल जो है वो 17 है। अब कहता है कि 7 ऑफ देम आर ब्लैक, तो P बराबर यहाँ के ऊपर 7 ब्लैक हो जाएगा, Q बराबर ये 6 जो है वो रेड हो जाएगा और R बराबर जो 4 है वो वाइट हो जाएगा। तो इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 17 बिलियर्ड बॉल्स कैन बी अरेंज्ड, तो लिखा जाएगा टोटल
अरेंजमेंट। क्या लिखा जाएगा? टोटल अरेंजमेंट बराबर यहाँ के ऊपर आ जाएगा फैक्टोरियल 17, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल यहाँ के ऊपर 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। और आगे बढ़िए। इसके बाद में देखिए सिचुएशन क्या है कि व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड। देखिए ये मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं और उनको आप समझते जाइए। मैंने बता दिया कि व्हेन थिंग्स कैन बी रिपीटेड, कि जब चीजें जो हैं आपको किसी भी सवाल में रिपीट होती हुई दिखें तो हम लोग सवाल को कैसे हैंडल करेंगे। अब इसको भी एग्जाम्पल के थोड़ा आप समझिए। कहता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, कह रहा है कि हाउ, इस पे भी 2 सवाल आप जल्दी जल्दी देखें। हाउ मेनी 3 डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 3 डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, how many numbers of 3 digit can be formed, can be formed with the digit, with the digit 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और यहाँ के ऊपर ये 5, when digit may be repeated, when digit may be repeated। पॉइंट को आप समझें। जब हम लोगों को परम्यूटेशन निकालना हो और यही है कि when digit may be repeated, और जब रिपीट कर रही हो चीज, तो अब आप सवाल को देखिए। कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1 2 और उसके बाद में यहाँ के पर 3 डिजिट का नंबर बनना है। और बनना किससे है? यहाँ के पर हमारे पास में ये 5 डिजिट हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पहले प्लेस को भरने के लिए हमारे पास में 5 चॉइसेस होंगी, और उसने कहा है कि रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो नंबर यहाँ पर आ गया है वो दोबारा यहाँ पर आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस होंगी, दूसरी प्लेस के लिए भी 5 चॉइसेस होंगी, और तीसरी प्लेस के लिए भी हमारे पास में 5 चॉइसेस होंगी। अब डिजिट कंप्लीट हो गई, तो इसका मतलब यह है कि टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग 5 इंटू 5 इंटू 5 होगा, और ये यहाँ के बार आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स कितनी हो जाएंगी? 125। अब इसी के ऊपर एक एग्जाम्पल और देखें, फिर हम और आगे बढ़ें। कह रहा है कि फाइंड, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि फाइंड द नंबर फाइंड द नंबर्स of numbers 5 digit, find the numbers of number 5 digit that can be formed, that can be formed with the digit, with the डिजिट 0 1 2 3 4 और उसके बाद में 5, 4 दिया हुआ यहाँ पे। इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, इफ द डिजिट्स
कैन बी रिपीटेड, कैन बी रिपीटेड इन द सेम डिजिट, इन द सेम नंबर। देखिए ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया और बहुत आराम से चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया है कि कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट। कितने डिजिट का होना चाहिए? 1 2 3 4 और देखिए यहाँ के पर ये 5। बनना किससे है? 0 1 2 3 और यहाँ के पर 4। देखिए कोई भी अगर नंबर जिसमें 5 डिजिट आ रहे हों तो यहाँ पर 0 अलाउड नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है कि 0 इज नॉट अलाउड, इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये बात समझ में आ गई कि अगर 5 डिजिट का नंबर बनाना है तो किसी भी हालत से इस प्लेस पर 0 नहीं आ सकता। ये पॉइंट आपकी समझ में आ गया, नहीं तो फिर 5 डिजिट का नंबर रह नहीं जाएगा। और आगे बढ़िए। इसका मतलब यह है कि हमारे पास में इस खाने को भरने के लिए सिर्फ 4 चॉइसेस होंगी। इसका मतलब यह है कि यहां के लिए हमारे पास 4 चॉइसेस होंगी। अब यहां पर कोई भी नंबर आ सकता है, तो यहां पर इस दूसरी प्लेस को भरने के लिए क्योंकि रिपीटेशन तो अलाउड ही है, जो यहां पर आया वो यहां पर आ सकता है। 0 ना आने की वजह हमने बता दी, क्योंकि डिजिट जो है वो जो नंबर है वो 5 डिजिट का रह नहीं जाएगा। इसलिए सिर्फ इस पॉइंट को या इस प्लेस को फिल करने के लिए 4 चॉइसेस, दूसरी प्लेस के लिए 5 चॉइसेस, फिर 5 चॉइसेस, फिर 5 चॉइसेस और 5 चॉइसेस, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि टोटल नंबर्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स बराबर कितने हो जाएंगे? ये आ जाएगा 4 इंटू 5 टू दी पावर 4। ये इसका आंसर आ जाएगा। ये तो 4 आएगा इंटू 5 4 बार आ रहा है 5 टू दी पावर। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये भी मैंने समझा दिया। और आगे बढ़ता हूं मैं, प्रॉब्लम्स के थ्रू मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। देखिए सवाल कह रहा है कि अ लेटर लॉक, यहां के बाद देखिए ये क्वेश्चन समझिए, चाहे आप इस तरीके से बढ़ते जाइएगा। कह रहा है अ लेटर लॉक, जल्दी से देखिए, कंसिस्ट, देखिए लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स। ये ऑफ लिखा हुआ है और ये 3 लिखा हुआ है रिंग्स। अ लेटर लॉक कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, ईच मार्क्ड with 10 different letters, with 10 different letters, with 10 different letters. Find how many ways, कह रहा है कि find how many ways it is possible to make an unsuccessful attempt and unsuccessful attempts to open the lock. देखिए सवाल इसके अंदर बड़े बड़े होंगे और सामने की बात है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो आप खाली पढ़ ही के घबरा जाएंगे। तो इसलिए चीज़ों को मैं धीरे धीरे आपको बताता जा रहा हूँ। पहले देखिए सवाल की लैंग्वेज क्या है कि अ लेटर लॉक। आपने देखा होगा कि बाज़ार में लॉक वाले ताले खुलते हैं, उनको घुमाना पड़ता है उनके रिंग्स को, और उनके ऊपर क्या होता है कि लेटर लॉक, इसीलिए लेटर लॉक कहा जा रहा है कि उसके ऊपर अल्फ़ाबेट वगैरह
या नंबरिंग कुछ इस तरीके की होती है। कंसिस्ट ऑफ 3 रिंग्स, और उसमें 3 रिंग हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये ताला है। कहता है कि ईच मार्क विद 10 डिफरेंट, और हर रिंग पर 10 डिफरेंट लेटर जो हैं, जैसे पहला रिंग है उस पर ABCD वगैरह है, दूसरे के ऊपर कुछ डिफरेंट है, तीसरे पर कुछ डिफरेंट है। तो होता क्या है कि उस ताले को खोलने का मामला ये होता है कि आप सब लोगों को उसका कोड पता होता है कि पहले रिंग पे मान लीजिए कि हम D लाएं, दूसरे रिंग के ऊपर मान लीजिए अगर नंबर पड़े हैं तो उसके D के नीचे बिल्कुल 3 आ जाए, और उसके नीचे मान लीजिए कि कुछ और पड़ा हुआ है, किसी तरीके के और साइन है, तो पर्टिकुलर साइन जो है वो D3 और के नीचे आ जाए, तुरंत जो है वो ताला खुल जाएगा। लेकिन हर कोड, हर ताले का लोगों को मालूम नहीं होता। वही बात कही जा गई है कि बाज़ार में एक ताला है जिसमें 3 रिंग हैं, और हर रिंग के ऊपर जो डिफरेंट तरीके के जो है वो सिंबल हैं। यहाँ तक बात आई। तो कहता ये है कि फाइंड हाउ मेनी वेज इट इज़ पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। तो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट आप लोगों को निकालना। अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट का मतलब ये है कि वो अटेम्प्ट के जब आप उसको घुमाएं रिंग को तो ताला ना खुले। भाई सामने की बात है कि ताला जो खुलेगा वो एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट पर खुलेगा। एक ही अटेम्प्ट ऐसी होगी कि जो सक्सेसफुल होगी, बाकी जितनी भी अटेम्प्ट्स होंगी वो सब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगी। बात आपकी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आदमी घुमा रहा है उसको, तो इसका मतलब नहीं खुला, अनसक्सेसफुल, फिर घुमाया नहीं खुला। सिर्फ एक अटेम्प्ट ऐसी होगी जिनको कोड पता होगा, वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगी। तो पहले इसके अंदर आप टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स निकालिए। देखिए सिचुएशन आप समझ लें कि हमारे पास में क्या सिचुएशन है, क्या लॉक कंसिस्ट ऑफ, यहाँ के बाद 3 रिंग। देखिए एक रिंग ये हो गया, दूसरा रिंग ये हो गया, तीसरा रिंग ये हो गया, ये रिंग है, ठीक है। अब इसके बाद में इस पर भी यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये देख लीजिए, यहाँ के ऊपर 10 डिफरेंट नंबर हैं, ये 10 डिफरेंट जो है वो लेटर हैं। तो पहले रिंग को टोटल 10 नंबर ऑफ वेज से सेट किया जा सकता है। जो पहला रिंग है वो 10 नंबर ऑफ चॉइसेस हैं उसके लिए। तो पहले रिंग को सेट करने के लिए हमारे पास में 10 चॉइसेस होंगी, और उसने कहा कि हर रिंग पर 10 ही चॉइसेस हैं। तो दूसरे रिंग को सेट करने के लिए भी हमारे पास 10 वेज या 10 चॉइसेस होंगी, और तीसरे रिंग को भी सेट करने के लिए हमारे पास में 10 वेज या जो है वो 10 चॉइसेस होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बराबर हो जाएगा 10 इंटू 10 इंटू यहाँ के ऊपर 10 बराबर 10 टू द पावर यहाँ के ऊपर 3। ये तो टोटल अटेम्प्ट्स हो जाएंगी। इन टोटल अटेम्प्ट्स में एक अटेम्प्ट ऐसी भी होगी कि जिस पर ताला खुल जाएगा, ये भी आप दिमाग में रखिएगा, वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगी। तो टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में से अगर एक अटेम्प्ट को निकाल दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट निकाल रहे हैं, बात याद रखिएगा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बराबर, तो टोटल अटेम्प्ट कितनी है हमारे पास में, ये है 1000। और इन टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में, इस टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट में एक अटेम्प्ट जो है वो क्या होगी, वो सक्सेस वाली होगी, वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट होगी, उस पर ताला खुल जाएगा। क्योंकि ये तो हमारे पास टोटल अटेम्प्ट है ना, तो इसमें तो एक वो भी शामिल होगी। तो बराबर जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 999। देखिए मैंने बहुत आसानी से सवाल को लगा दिया और आपको मैंने समझा भी दिया कि सवाल की लैंग्वेज कितनी भी बड़ी दी हो, हम लोग बहुत आराम से सवाल को जो है वो हैंडल कर लेंगे। ये आंसर हो गया इसका। फिर और आगे आइए, इसमें हमेशा बड़ी लैंग्वेज दी हुई होगी, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तब सवाल को लगाने में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। देखिए कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज, यहां के पर ये देखिए, यहां पर कह रहा है इन हाउ मेनी वेज, फोर फ्रेंड्स
कैन पुट अप, ये लिखा हुआ है कैन पुट अप इन 8 होटल्स ऑफ ए टाउन, ऑफ अ टाउन। अब कंडीशन लगा दिए बच्चों, इफ पहली कंडीशन ये है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। देखिए पहली कंडीशन आप समझ लें, पहली कंडीशन ये है कि इफ देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। इसके बाद में जो दूसरा यहां के ऊपर कंडीशन है, नो टू फ्रेंड्स, नो टू फ्रेंड्स स्टे टूगेदर। इसके बाद में फिर हमारे पास में यहां के ऊपर ये सी है, ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट स्टे इन द सेम होटल, डू नॉट स्टे इन द सेम होटल। फिर आप देख लीजिए इस चीज को कि सवाल की लैंग्वेज में 1, 2, 3 और 4, 5 लाइनें और 2-3 कंडीशन दे रखी हैं इसके बीच में, और हम समझ लेंगे तो 1 मिनट के अंदर सवाल जो है वो हल हो जाएगा। देखिए क्या है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 फ्रेंड्स, क्या देर लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर हमारे पास में 4 यहाँ के ऊपर फ्रेंड्स हैं, और होटल कितने हैं यहाँ के ऊपर 8। देखिए बात आप समझ लीजिए कि हमारे पास में एक फ्रेंड ये है, दूसरा फ्रेंड ये है, तीसरा फ्रेंड ये है और चौथा फ्रेंड ये है। मैंने सवाल को शुरू कर दिया, 4 फ्रेंड हैं। आप ऑब्जर्व करिए कि सड़क के ऊपर आप खड़े हुए हैं और 4 दोस्त यहाँ के ऊपर खड़े हैं, 1, 2, 3 और यहाँ के ऊपर 4, और आपको सामने से गिनाया जाए कि देखो ये 8 होटल हैं, और उसके बाद में उन 8 होटलों में आपसे कहा जाए कि ठहरना है और रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है। तो ऑब्जर्व करिए, दिमाग में ऑब्जर्व करिए कि 4 दोस्त जो हैं वो सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, 1, 2, 3 और 4, और उन चारों को दिखाया गया कि साहब ये सामने 8 होटल हैं, जाइए किसी में भी ठहर जाइए। तो इसका मतलब ये है कि पहले दोस्त के पास भी 8 चॉइसेस होंगी, दूसरे दोस्त के पास भी 8 चॉइसेस होंगी, तीसरे दोस्त के साथ भी 8 चॉइसेस होंगी, और चौथे दोस्त के पास भी 8 चॉइसेस होंगी अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पहला जो दोस्त है किसी में ठहरे, 8 चॉइसेस, दूसरा फ्रेंड, ये दूसरा फ्रेंड है, इसके लिए भी 8 चॉइसेस होंगी, ठीक है, और इसी तरीके से तीसरे और चौथे के लिए भी 8 चॉइसेस होंगी, क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले वाले केस में कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज 4 फ्रेंड्स कैन पुट अप इन 8 होटल्स ऑफ ए टाउन। तो पहली कंडीशन में यहां के बरी आ जाएगा कि 4 फ्रेंड्स कैन स्टे विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट रिस्ट्रिक्शन इन 8 × 8 × 8 × 8 बराबर हो जाएगा जाकर यहां के पर 8 to the power 4 वेज। ये स्टेप आपके लोग समझ में आ गया होगा, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब इसके बाद में फिर सुनिए मेरी बात को, आप दूसरे उस पर आइए। इसके बाद में जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पहले फ्रेंड के लिए भी 8 चॉइसेस होंगी, दूसरे फ्रेंड के लिए भी 8 चॉइसेस, तीसरे के लिए भी 8, और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कर दिया। अब कहता है ये कि नो टू फ्रेंड स्टे कैन स्टे टूगेदर, कैन बीच में नहीं लिखा है, नो टू फ्रेंड्स कैन स्टे टूगेदर। अब सिचुएशन फिर समझिए कि अगर हमारे पास में यहां के बार ये देखिए दे रखा है, देखिए 1, 2, 3 और ये देखिए 4 दोस्त हैं। अब फिर ऑब्जर्व करिए कि आप सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं, बॉम्बे में खड़े हुए हैं, दिल्ली में आप खड़े हुए हैं, 4 लोग खड़े हुए हैं, और कहा जाए कि ये देखिए 8 होटल है, लेकिन आपके पास में कोई भी किसी भी होटल में आप 2 लोग नहीं ठहर सकते, सिंगल ठहर सकते हैं। तो क्या होगा कि पहले के पास में 8 चॉइसेस होंगी, ये ठहर गया, दूसरे के पास सिर्फ 7 चॉइसेस बचेंगी क्योंकि सिंगल ही ठहरना है, फिर 2 होटल देखिए बुक हो गए, फिर इनके पास 6 चॉइसेस होंगी, अब 3 होटल बुक हो गए,
और इनके पास सिर्फ यहां के पर 5 चॉइसेस होंगी। तो इस कंडीशन में व्हेन नो टू फ्रेंड कैन स्टे टुगेदर देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दे कैन स्टे बराबर हो जाएगा इन द वेज बराबर 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5। ये मैंने कर दिया। बराबर क्या हो जाएगा यहां के पर दूसरे केस में 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू यहां के पर 5। पहले वाले के पास में 8 चॉइसेस होंगी। जब एक होटल बुक हो जाएगा तो फिर दूसरे के लिए सिर्फ 7 चॉइसेस बचेंगी। जब 2 होटल बुक हो जाएंगे तो तीसरे के लिए 6 चॉइसेस होंगी और फिर सिर्फ 5 ही चॉइसेस बचेंगी। और ये लास्ट को सिचुएशन को आप समझ लें कि ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट स्टे इन द सेम होटल। बस ये लास्ट चीज मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को आज की, देख लें आप। देखिए अब उसने क्या रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट स्टे इन द सेम होटल। अब पहला पॉइंट यहां के ऊपर क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन है। तो इसमें रिस्ट्रिक्शन में क्या हो जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ वेज, देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन, विदाउट, अब कोई रिस्ट्रिक्शन अगर नहीं है, विदाउट रिस्ट्रिक्शन। आप बहुत कायदे से बात को समझिए कि आखिरी बात है। कह रहा है कि सारे दोस्त जो हैं वो एक साथ ना ठहरें। तो अब हमने सिचुएशन क्या हुई कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन बराबर है 8 टू द पावर यहां के ऊपर ये 4। क्या है 8 टू द पावर यहां के ऊपर 4। अब इसके बाद में देखिए ये तो विदाउट रिस्ट्रिक्शन है। अब सिचुएशन क्या है कि अगर हम इसका उल्टा कहें कि सारे दोस्त एक ही होटल में ठहरें, ऑल फ्रेंड्स स्टे टुगेदर। जरा सा बस आखिरी चीज है, समझिएगा बात को आप। हमने इसका उल्टा कहा, वो कहता है कि ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट स्टे इन द सेम होटल, और हमने कहा कि अगर सारे दोस्त, इसका उल्टा कि एक ही होटल में ठहरें। तो आप फिर ऑब्जर्व करिए कि है 4 दोस्त खड़े में हैं और उसके बाद में कहा गया कि भैया ये 8 होटल हैं, किसी एक में सब लोग चले जाओ। तो इसका मतलब यह है कि कोई भी आदमी, अगर सारे लोग एक ही होटल में जाएं तो सिर्फ 8 चॉइसेस रह जाएंगी, सिर्फ 8 चॉइसेस होंगी। पॉइंट आपकी समझ लें कि 4 लोग ये खड़े हैं और कहा गया भैया ये 8 होटल हैं, इन 8 होटलों में सबको एक साथ ठहरना है, तो किसी एक होटल में चले जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिचुएशन है, देखिए A B C D E F G 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ के 12 जी 8 होटल हैं और 4 दोस्त खड़े हुए हैं, ये 4 दोस्त हैं। और कहा जाए भैया सारे लोग एक साथ जो है वो किसी होटल में चले जाओ, तो या तो वो इसमें जाएगा या 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 इसमें जाएगा। तो सिर्फ यहाँ के ऊपर 8 चॉइसेस होंगी। तो ऑल फ्रेंड स्टे टुगेदर, देन नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ चॉइसेस बराबर यहाँ के ऊपर 8। अब सिचुएशन क्या हो गई कि अगर कहा टोटल नंबर ऑफ वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन 8 टू द पावर 4 और ऑल द फ्रेंड्स डू नॉट स्टे इन सेम होटल, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इस सिचुएशन को हम घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑल फ्रेंड्स डू नॉट स्टे। अब देखिए डू नॉट यहां के पर स्टे इन सेम होटल, इन यहां के पर सेम होटल बराबर क्या हो जाएगा कि विदाउट रिस्ट्रिक्शन 8 टू द पावर 4 और सब एक ही में ठहर जाएं तो माइनस के 8 वाली सिचुएशन घटा दी। तो अब जो रिजल्ट आएगा 8 टू द पावर 4 माइनस 8 से, वो आपकी इस कंडीशन को फुलफिल कर देगा। बात समझ में आ रही है? यहां तक मैंने आज आप लोगों को पढ़ा दिया। और पहला लेक्चर भी देखिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का दूसरा लेक्चर भी देखिएगा। डिमांड बहुत थी कि 9th और 10th के लेक्चर आप डालिए, लेकिन मैंने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पहले डाल दिया है और इसको आप लोग पढ़िएगा और इससे रिलेटेड बाइनोमियल और प्रोबेबिलिटी वगैरह आगे कंटिन्यू की जाएगी कि जिससे चीज़ें जो है वो आपकी समझ में आ जाएं। थैंक यू।